रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लद्दाख के रेजांग लाल में वीर मेमोरियल का उद्घाटन। बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित मेमोरियल। यूपी की तर्ज पर बिहार में बनेगा एक्सप्रेसवे। पथ निर्माण मंत्री ने दी जानकारी। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे को बताया खास। पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया। 12,495 रिक्तियों की भरने के लिए 22 दिसंबर तक नियोजन। T20 न्यूजीलैंड पर जीत के साथ भारतीय क्रिकेट के नए दौर की शानदार शुरुआत। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। यूपी के दौर का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के साथ ही अब बिहार की नजरें ऐसे सपने पर टिक गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के साथ ही अब बिहार की नजर ऐसे सपने पर टिक गई है, जहां एक्सप्रेसवे पर कहीं फर्राटा भरती गाड़ियां दिखती तो जरूरत के मुताबिक सेना के जवान भी उस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कर सके। हालांकि बिहार सरकार लोगों की भी यह मुराद जल्द ही पूरा करने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने दी। देखिए, पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो बिहार के लिए पहला एक्सप्रेसवे होगा और भारतमाला फेज 2 में जो हम लोग को सड़कें मिली हैं, उन सड़कों के माध्यम से हम लोग उस तरह की कई सड़कों का प्रावधान रखे हैं। साथ ही साथ पटना से हम लोग कनेक्टिविटी के साथ जो पटना रिंग रोड है उस पर जो काम चल रहा है वो भी भारतमाला फेज 1 का काम चल रहा है। जिस दिन पटना रिंग रोड कंप्लीट होगा अपने आप में उस तरह की सड़कें आपको नजर आएंगी। दरअसल यूपी को सौगात मिलने के साथ ही बिहार में राजनीति भी देखने को मिली थी, जिसको लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला था। उन्होंने सीएम से पूछा था कि इस तरीके के रोड के लिए सीएम नीतीश को और कितना, साथ ही चिराग पर हमला भी करते नजर आए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि चांदी के चम्मच से दूध पीने वाले बिहार का दर्द क्या जानेंगे। वो तो दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली में पले बढ़े हैं, उनको क्या बुझाएगा गांव का दर्द। वो जब बिहार में रहें और वो चम्मच से सोने का, चांदी का नहीं सोने का चम्मच में वो दूध पिए थे, तो उनको क्या पता है बिहार कहाँ था और बिहार कहाँ चला गया। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ विकास के मुद्दे पर राजनीति देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार बिहार में विकास का दावा करती है। ऐसे में राजधानी पटना में जाम की समस्या से निदान के लिए बन रहे बिहार के पहले अंडरपास रोड पर पड़ी, जिसके फायदे गिनाते हुए बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि ऐसा और भी रोड अभी बनने वाला है। पटना में पहला अंडरपास बनकर तैयार है और हम इसी अंडरपास में तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अंडरपास चालू हो चुका है और जो गाड़ियां हैं वो भी अब आनी जानी इस अंडरपास से शुरू हो गई हैं। सामने ठीक ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वीवीआईपी एरिया की ओर जाता है। सीएम हाउस इधर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास इधर है, कई मंत्रियों का आवास इधर है और ठीक इस ओर बेली रोड का रास्ता है। और कहीं ना कहीं अब पटना वासियों को जाम से भी छुटकारा मिलेगा। तो पहला पार्ट है उस पर हम लोग कंप्लीट करने में लगे हैं। लोहिया पथचक्र का जो दूसरा पार्ट आपको हड़ताली मोड़ का है उस पर हम लोग काम शुरू करने वाले हैं दिसंबर के बाद। और ये 2 पथचक्र का मुख्य रूप से है। अभी जो आप टनल की बात कर रहे हैं या जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अभी उसकी प्रारंभिक चर्चा हुई है। इस पर आगे देखेंगे क्या निर्णय होता है। हालांकि सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने पूरे होते हैं ये बातें आने वाले वक्त तय करेंगे। लेकिन यूपी की सौगात के साथ ही बिहार के लोगों के मन में सपनों की उड़ान जरूर उड़ चली है, जो चाहते हैं कि पूर्वांचल की तरह बिहार में भी एक्सप्रेसवे हो और वो उस पर सवारी करे। डीटीवी भारत के लिए राजधानी पटना से निषेध की रिपोर्ट। इतना ही नहीं,
बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बड़ा सवाल किया। उन्होंने तेजस्वी से पूछा है कि वो जनता को बताएं कि चुनाव के बाद कहां भाग जाते हैं। इसको लेकर तेजस्वी एक श्वेत पत्र जारी करे। साथ ही नितिन नवीन ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं को समीक्षा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको समीक्षा शब्द का ज्ञान नहीं है। चुनाव के बाद कहाँ भागते हैं पता नहीं चलता है, तो वो अपने योद्धा को योद्धा बना के रखें। नीतीश कुमार जी क्या है नहीं है वो बिहार की जनता जानती है, ठीक है। तो इसलिए बिहार की जनता को सर्टिफिकेट की आवश्यकता राजद कार्यालय से नहीं है। नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार की क्या यूएसपी है, वो राजद कार्यालय से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होना है। इसलिए जो जनता को सर्टिफिकेट देना है वो अभी दिया दोनों उपचुनाव में। अब उनके सर्टिफिकेट की दरकार उनके तेजस्वी यादव को होगी, और तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं पहले उसका श्वेत पत्र जारी करेंगे, कब कब कहां गायब होते हैं। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के 24 घंटे बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी वापस के पाठक को सौंप दी। बता दें आपको कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने के बाद बिहार सरकार ने पाठक को अपर मुख्य सचिव के पद का दायित्व सौंप दिया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस निर्णय से शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गई है। बता दें आपको कि 1990 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। बेहद ही कड़ा मिजाज है उनका, और वह अपनी छवि के अनुरूप कई दफा विवादों में भी रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार में एसडीओ के पद पर पहली तैनाती के साथ ही वह चर्चा में आ गए थे। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को तैयार करने में के पाठक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एक बार फिर जब शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में हैं, तो के पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बिहार में अब शराबबंदी कानून को फिर से लागू करने के लिए देखिए के पाठक की नियुक्ति फिर से एक बार कर दी गई है, और शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सीएम नीतीश कुमार अब वो हर संभव प्रयास करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बिहार में एक बार फिर शराबबंदी कानून जो है वो पूरी तरीके से यानी कि अच्छी तरीके से लागू हो सके। और अगर के पाठक की बात करें तो जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था उस वक्त यानी कि आज से 5 साल पहले, उस वक्त इन्होंने कड़ी भूमिका निभाई थी। शिक्षक नियोजन के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने गुड न्यूज दी है। दरअसल बिहार में प्रारंभिक शिक्षा नियोजन की छठे चरण की चल रही प्रक्रिया के तहत 12,495 रिक्तियों को भरना है, जिसे पूरा करने के दौरान कुछ कमियों के कारण रिक्तियां रुक गई थी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक तीसरे चरण की काउंसलिंग 14 दिसंबर से प्रारंभ हो, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगी, जिसके तहत नगर निकायों में 14 से 16 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। 14 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निर्धारित की गई है। 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर कक्षा 6 से 8 वर्ग के लिए गणित विज्ञान भाषा विषय के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। वहीं 16 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर कक्षा 1 से 5 वर्ग के लिए काउंसलिंग रखी गई है। इसके साथ ही प्रखंड स्तरीय नियोजन के लिए 17 दिसंबर को जो तारीख है वो निर्धारित की गई है, जो 22 दिसंबर तक चलने वाला है। खबरें अभी और भी है, लेकिन यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon.
दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीयू, पीयू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार,
राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद चिकित्सक उदय प्रकाश ने भी परिजनों को उससे नोकझोंक हो गई। अस्पताल के उपाधीक्षक को भी परिजनों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मामले में उपाधीक्षक ने बताया है कि गंभीर स्थिति में मरीज को रेफर किया गया था। वहीं ड्यूटी समाप्त होने के कारण चिकित्सक चले गए थे। इसी बीच मरीज की स्थिति काफी गंभीर हो गई और परिजन ओपीडी में आकर चिकित्सकों से उलझ पड़े, लेकिन ब्रेन हेमरेज होने के कारण मरीज को बचाया नहीं जा सका। थोड़ा हो गया था क्योंकि मरीज सुबह सुबह आया था, उसका इलाज भी डॉक्टर ने देखा, दोनों डॉक्टर हमारे चिकित्सक उपलब्ध थे, दोनों ने देखा, उसको दवा भी लिखी गई, ऑक्सीजन दिया गया और CT स्कैन के लिए बोला गया। BP बहुत हाई था, ब्रेन हेमरेज का मामला था, सीरियस थी, मरीज बेहोशी की हालत में थी, उसको रेफर भी कर दिया गया था। अब चूँकि 8 बजे ड्यूटी चेंज होती है, 8 वाले की ड्यूटी चेंज होती है, तो 8 वाले डॉक्टर चले गए, फिर दूसरे डॉक्टर आ गए, इसी बीच में उसकी डेथ हो गई, तो वो हंगामा करने लग गए। राजधानी पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास आशा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार से मांग की है कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और 18,000 मासिक वेतन दिया जाए। इसके साथ ही उन लोगों ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पूरी करो 18,000 वेतन देना होगा सरकारी सेवक घोषित करना होगा इंकलाब जिंदाबाद। योगी काम करवा के फूल बरसा के उसको ठुकराया, ऐसा अंधा सरकार और बहरा सरकार को, झूठे सरकार को हम बार बार चप्पल और जूते से तानाशाही करेंगे। ये महिला शासन करने से नहीं झुकेगी। महिला ही समझिए, आज दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और उसके बाद काली के रूप जब आएगा, ये अंधा सरकार होश में आओ, चाहे मोदी हो, जोगी हो, नीतीश हो, ऐसी आशा का वर्तन नहीं चलेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार सरकार ने 9 जिलों के ASP ऑपरेशन की सेवा को CRPF को वापस करने का निर्णय लिया है। दरअसल 9 जिलों में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक CRPF के अधिकारी हैं। ये सभी प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार में सेवा दे रहे थे। इन CRPF अधिकारियों की 4थी वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि इस साल खत्म होने वाली है, लिहाजा उन्हें CRPF को वापस करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें आपको कि जिन अधिकारियों की सेवा वापस होने वाली है उनमें मोतिहारी में पदस्थापित कुमार ओम प्रकाश सिंह, कैमूर में तैनात नितिन कुमार, गया में तैनात धर्मेंद्र कुमार झा और लखीसराय में तैनात अमृतेश कुमार, मुंगेर में तैनात राजकुमार राज और मुजफ्फरपुर में तैनात विजय शंकर हैं। औरंगाबाद की अगर बात करें तो वहां शिव कुमार राव, बांका में तैनात अयोध्या सिंह और जमुई में तैनात सुधांशु कुमार शामिल हैं, जिन्हें वापस CRPF भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र स्थित मीनापुर प्रखंड में बने बाजार समिति मतगणना केंद्र पर हारे हुए प्रत्याशी
और जीते हुए प्रत्याशी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर तैनात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया। पथराव में पुलिस के वाहन को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मौके पर एसडीएम ईस्ट ज्ञान प्रकाश और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने मोर्चा संभालते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया और मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आज बाजार समिति में जो विगत पंचायत चुनाव का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मीनापुर प्रखंड के तुर्की पूर्वी का हारे हुए प्रत्याशी के द्वारा आज यहाँ पे हंगामा खड़ा किया गया है। उसी को शांत करने के लिए एसडीएम साहब के द्वारा जो है खबर सूचना मिली, हम लोग आकर करके बल के साथ उसको नियंत्रित किए हैं। जमशेदपुर के डुमरा गांव में एक विक्षिप्त युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल विक्षिप्त युवक टेम्पू चलाने का काम करता था, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से उसका काम छूट गया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मारपीट में घायल युवक का इलाज एमजीएम अस्पताल में जारी है। छः 8 महीना हो गया। बचपन से नहीं टाउन का वहाँ, उसके बाद से इसका हम लोग से कुछ झगड़ा वगड़ा करता था, तो हम लोग चल गए थे अपना बेटी घर तरह। मारपीट करता, हम लोग को देखना नहीं चाहता। हम लोग गुस्सा से कुछ दिन चल गए थे, उसके बाद से आके देख रहे कि ये पागल हो गया है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि जमशेदपुर के डुमरा गांव में एक विक्षिप्त युवक की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल विक्षिप्त युवक टेम्पू चलाने का काम करता था, लेकिन कोरोना की वजह से उसका काम छूट गया था, जिसके बाद मानसिक रूप से वो परेशान हो गया था। और किस तरीके से उसकी पिटाई की गई है वो भी हमने आपको दिखाया। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सरायकेला में झामुमो जिलाध्यक्ष नेतृत्व में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट और टीजीएम का गेट जाम कर दिया गया। और बता दें आपको कि झामुमो टाटा कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यालय जमशेदपुर महाराष्ट्र के पुणे में स्थानांतरित किया गया है और इस प्रस्ताव सहित टाटा समूह द्वारा झारखंड के हितों की उपेक्षा का विरोध किया जा रहा है। यह गेट आपको बता दें कि जाम किया गया है और खरसावा विधायक दशरथ गागराई, सभी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही गेट को जाम रखा था और किसी को भी कंपनी के अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। विस्थापितों और प्रभावितों को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ सपोर्ट कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ही आज यहाँ एक दिवसीय बंदी का कार्यक्रम रखा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि टाटा स्टील ने यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को छलने का काम किया। जब इन्होंने यहाँ जमीन लिया उस समय ये आइडा का मार्फत किया। आइडा से इन्होंने एग्रीमेंट कराया और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जमीन उससे लिया। यही एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देंगे। लेकिन आज स्थिति ये भयानक स्थिति हो गई है। जिस समय एग्रीमेंट हुआ 2 एकड़ पे 1 नौकरी दिया गया। वो नौकरी करने वाले तो मर गए, उनके जो आश्रित हैं, जो उनके पुश्तैनी लोग, उनको आज तक टाटा स्टील ने नौकरी देने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि हम गेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर ठेकेदारी में काम नहीं मिलता है। ये स्थिति हमारी है। आगरा में रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने 5 महिलाओं को 48 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी उड़ीसा से नई दिल्ली ट्रेन में जा रही थी। तलाशी के दौरान इनके पास से गांजा बरामद किया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ में 5 महिलाओं ने बताया है कि उड़ीसा से लेकर आगरा पहुंची महिलाओं को गांजा पहुंचाने के एवज में 7,000 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी ने डिलीवरी देने से पहले ही उन्हें धर दबोचा। ये है 5 महिलाएं जो उड़ीसा से अवैध रूप से गांजा लेके आ रही थी। तो हमारी जीआरपी की टीम, सर्विलांस और आरपीएफ की एक संयुक्त टीम जो इस पर लगातार काम कर रही है, उन लोगों ने इनको जो है ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। तो इनके पास से कुल 48 केजी गांजा बरामद हुआ है। आगरा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली और लापरवाही लोगों के लिए खतरा बन रही है। भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित थाना साहगंज क्षेत्र के खेरिया फ्लाईओवर पर ट्रक की आवाजाही जारी है। वहीं आपको बता दें कि बेकाबू ट्रक ने कार सहित बाइक और साइकिल सवार छात्र को चपेट में भी ले लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
सामने से आ रही थी, एक गाड़ी को इसने ठोका, क्रेटा थी या कौन सी गाड़ी थी, ट्रक है। हाँ, मैंने देखा गाड़ी में ठोकी हुई आ रही, तो मैं गाड़ी में से उतर के भागा। हाँ, मैं गिर भी गया, जब तक तो गाड़ी मेरे पास में आ चुकी है। अच्छा, मसला तो ये है कि पता नहीं कैसे गाड़ी रुक गई है, मैं बच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक का उद्घाटन आज करने वाले हैं, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिक का वीरता से मुकाबला किया था। स्मारक उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि स्मारक का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।